अध्याय 12 विद्युत या विद्युत धारा। विद्युत का आप बोल सकते हैं जैसे कि करंट होता है, उसको आप विद्युत बोल सकते हैं। विद्युत धारा हमने क्यों लिखा है? जिस प्रकार पानी की धारा होती है, वायु की धारा होती है, उसी प्रकार विद्युत की भी धारा होती है, क्योंकि विद्युत भी धारा की तरह बहता है। आधुनिक समाज में विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा बहुत से संस्थानों में इसका प्रयोग बहुत ही होता है। इसका प्रयोग हम सिंपली पंखा चलाने, बल्ब जलाने, हीटर जलाने और बहुत से कार्यों को इससे करते हैं। इसी विद्युत के माध्यम से हमारे बहुत से कार्य हो पाते हैं। विद्युत के अध्याय में हम यही समझेंगे कि विद्युत किस प्रकार चलती है, इसका प्रवाह कैसे होता है, विद्युत कहाँ से उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं परिपथ, यानी कि विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सबसे पहले तो हम एक विद्युत परिपथ बनाते हैं, जैसे कि इस चित्र में है। यह एक विद्युत परिपथ है। यह एक बल्ब है जिसमें एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, जो कि दो तार से गए हैं, एक प्लस वाला तार, एक माइनस वाला तार। ये वाला तार जाके एक बटन में, एक स्विच में मिलता है, फिर ये सीधे जाके बैटरी में मिलता है। ये प्लस वाला है, बैटरी में मिलता है, और ये माइनस वाला तार जाता है, ये भी बैटरी में मिलता है। यानी कि दो तार जाते हैं, बैटरी में मिलते हैं। और जब हम स्विच को ऑन कर देते हैं तब बल्ब जलने लगता है। तो इसमें यानी कि विद्युत धारा प्रवाह होती है, तब ये जलता है। जब तक बटन बंद था तब विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो रही थी, और जैसे ही बटन को चालू कर दिया गया विद्युत धारा प्रवाह होने लगी और बल्ब जलने लगा है। तो इस चित्र को हम लोग विद्युत परिपथ बोल सकते हैं, क्योंकि ये विद्युत का पथ है। यही एक विद्युत का पथ होता है, जिसको हम तार भी बोल सकते हैं, वायर बोलते हैं। अब बारी आती है विद्युत धारा। विद्युत धारा को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा आवेश, कि आवेश क्या है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। धन आवेश को धनावेश तथा ऋण आवेश को ऋणावेश बोलते हैं। इसको धनात्मक और इसको ऋणात्मक बोलते हैं। और यही आवेश विद्युत परिपथ में प्रवाह होता है। इसी को हम लोग उसकी विद्युत की धारा बोलते हैं, कि एक धारा से जा रही है। एक क्रियाकलाप करते हैं जिसमें से हमको एक कांच की छड़ चाहिए होती है और एक रेशम का कपड़ा। अब हम इसको कांच के छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने के बाद हम कांच की छड़ को जब हल्के पदार्थ यानी कि अगर कागज़ के पास लाएंगे और टच कराएंगे तो वो कागज़ के कण कांच की छड़ में चिपक जाएंगे। तो आखिर ये ऐसा क्यों हुआ? अगर हम कांच की छड़ को बिना रगड़े कागज़ को चिपकाते हैं तो नहीं चिपकता है, लेकिन अगर रेशम के कपड़े से रगड़ कर तब कांच की छड़ को कागज़ से टच कराते हैं तो ये चिपक जाता है। ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा, जो कि क्लास 9 में हमने पढ़ा है, परमाणु की संरचना। हमने परमाणु को अविभाजित किया तो यह पाया कि परमाणु का भी विभाजन होता है, यानी कि परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन में माइनस चिन्ह, प्रोटॉन में प्लस चिन्ह और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वह उदासीन होता है। लेकिन किसी भी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अगर मान लीजिए कोई परमाणु है तो उसमें अगर देखेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें उतना ही प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग माइनस से और प्रोटॉन को हम लोग प्लस से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे कि हमने कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो इसके बीच ऐसा क्या हुआ कि वो कागज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी कि उसमें आवेश उत्पन्न हुआ। अब ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। जैसे कि कांच है और कपड़ा है।
अगर मान लेते हैं कांच के एक परमाणु में, तो कांच के एक परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है। उसी प्रकार अगर कपड़े के परमाणु में देखते हैं एक परमाणु में, तो उसमें भी जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। जब हमने कांच की छड़ को कपड़े के साथ रगड़ा तो इनके बीच रिएक्शन रगड़ हुआ, जिससे कांच के मान लीजिए एक परमाणु में, ठीक, उनके परमाणु में कांच के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन थे उसने अपना इलेक्ट्रॉन कपड़े को दे दिया, कपड़े वाले परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। यानी कि कांच में इलेक्ट्रॉन जो थे वो कुछ इलेक्ट्रॉन कपड़ों के इलेक्ट्रॉन में आ गए। यानी कि इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि कपड़े में इलेक्ट्रॉन की मात्रा जो है कि ज़्यादा हो गई और इसमें प्रोटॉन की मात्रा ज़्यादा हो गई। तो यानी कि कांच जो है कि धनावेशित हो गया और कपड़ा जो है ऋणावेशित हो गया। अब इनके जो आवेश हैं भी अलग अलग हो गए हैं। आपको पता होगा कि अगर कोई वस्तु ऋणात्मक है और दूसरा वस्तु भी ऋणात्मक है तो ये आकर्षित नहीं करेंगे। ये वाला इसको भी आकर्षित नहीं करेगा और ये वाला इसको आकर्षित नहीं करेगा, बल्कि अगर इनको पास में लेके जाया गया तो ये दूर भागेंगे, ये उससे दूर भागेगा और ये उससे दूर भागेगा। अगर इसी प्रकार धन को भी करें तो वो भी दूर भागेंगे। अगर जैसे कि विपरीत आवेश यानी कि एक धन हो एक ऋण हो, तब ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। चाहे जो हो, ऋण हो धन हो, ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। पहले थे तो ये संतुलित थे कि ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है, इसका प्रोटॉन सब बराबर है। लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो उसके बाद जो इनका बैलेंस था वो बदल गया। यानी कि ये धनात्मक हो गए, ऋणात्मक हो गए। यहाँ पे बैलेंस में थे लेकिन यहाँ पे आने के बाद अनबैलेंस हो गए, जिससे उनमें आवेश उत्पन्न हो गया और वो कांच की छड़ को जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर लेके गए तो वो उसमें चिपकने लगा, उनमें आकर्षण बल आ गया और ये चिपकने लगे। इसी प्रकार अगर हम एबोनाइट को ऊन से रगड़ते हैं तो क्या होता है कि ऊन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एबोनाइट के इलेक्ट्रॉन में चले जाते हैं। तब क्या होता है कि इसमें एबोनाइट में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और ऊन में इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं और इसमें धनावेश हो जाता है, ऋणावेश होता है, जिससे क्या होता है ये आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा की परिभाषा यह है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए एक ये परिपथ है जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है। तो यानी कि अब यहाँ से डायरेक्ट विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या थी कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, यानी कि विद्युत आवेश जो है कि प्रवाहित हो रहा है और उसकी दर को, यानी कि किसी समय में प्रवाहित हो रहा है उसकी दर को, मतलब कि किसी समय में कितना प्रवाहित हो रहा है इसकी दर को। मान लीजिए 1 सेकंड में कितना विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। अब पढ़ेंगे विद्युत का संचरण, यानी कि विद्युत का संचरण किस प्रकार होता है, किस से होता है और किस दिशा में होता है। तो विद्युत के संचरण के लिए इलेक्ट्रॉन की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्युत का संचरण धन से ऋण की ओर होता है, यानी कि संचरण बैटरी के धन से बल्ब के धन तक जा रहा है, जो कि रेड कलर से प्रदर्शित है। यह विद्युत की दिशा है तथा ये इलेक्ट्रॉनों की दिशा है जो ग्रीन कलर से डॉट से है, जो ऋणात्मक है, जो कि बैटरी के माइनस से बल्ब तक जा रहा है। अब यहाँ पे आपको कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा होगा, उसको समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब जैसे कि इस चित्र में देखिए एक ट्रक है और यहाँ पे माटी का ढेर है, मिट्टी का ढेर है और यहाँ पे कुछ मज़दूर हैं जो कि टोकरी को लिए हुए हैं। और ये मज़दूर सबसे पहले तो जाएंगे मिट्टी के पास, मिट्टी को अपने टोकरी में भरेंगे और फिर जाएंगे ट्रक पे गिरा देंगे।
फिर यही मज़दूर फिर लौट के जाएंगे, फिर मिट्टी को भरेंगे, फिर गिरा देंगे, फिर ये खाली लेके जाएंगे, फिर यहाँ मिट्टी को भर लेंगे, फिर लेके जाएंगे, गिरा देंगे, खाली हो जाएगा, फिर ये खाली टोकरी लेके जाएंगे, फिर भर के लाएंगे, फिर गिरा देंगे। तो इसी प्रकार क्या होता है कि खाली लेके जाते हैं और भर के लेके आते हैं, गिरा देते हैं। तो इसी प्रकार से इसको मान लीजिए ये सब एक तार है, वायर है, जिसमें सब इलेक्ट्रॉन 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 है। क्यों? क्योंकि जो परमाणु होता है उसमें बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर जो है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे ही आवेश आता है और आवेश चला जाता है, आवेश आता है और चला जाता है। और यानी कि अपनी सुविधा के लिए अगर आप माने तो मान लीजिए कि सब तार जो है इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये सब तार जो हैं इलेक्ट्रॉन 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 से मिलकर बने होते हैं। और इलेक्ट्रॉन को इस चित्र के माध्यम से टोकरी को समझ लीजिए, टोकरी को इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए। तो यहाँ से खाली टोकरी यहाँ जाती है, फिर यहाँ से टोकरी भर कर ट्रक में गिरा देती है, फिर खाली टोकरी जाती है, फिर गिरा देती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले खाली जाता है, फिर कुछ आवेश को लेता है तथा ट्रक में गिरा देता है, फिर खाली इलेक्ट्रॉन हो जाता है, फिर जाता है मिट्टी को भरता है इलेक्ट्रॉन, फिर ट्रक में गिरा देता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझिए यहाँ पे कि ये सब जो वायर है सब इलेक्ट्रॉन के बने हुए होते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा है वो इस साइड होती है, इस साइड से होती है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलता है, इस चित्र को देखते हैं। तो यहाँ से जो है कि खाली इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाते हैं, फिर यहाँ से बैटरी जो है आवेश उनको देता है इलेक्ट्रॉन को। तो यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो खाली जा रहे थे और यहाँ पे बैटरी आवेश दे देता है और ये इलेक्ट्रॉन आवेश युक्त हो जाते हैं और ये आते हैं इलेक्ट्रॉन आवेश लेकर, फिर यहाँ को बल्ब को जला देते हैं, यानी दे देते हैं, और फिर ये इलेक्ट्रॉन खाली हो जाते हैं, फिर ये ऐसे जाते हैं और फिर से आवेश लेते हैं और इसको दे देते हैं। यानी कि इसी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही क्यों यूज कर रहे हैं। तार है, तार में लोहे होते हैं, तो हम लोहा क्यों नहीं बोल रहे हैं, या फिर पीतल, जिसका भी तार हो वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि जो सभी पदार्थ होते हैं ये वाले पदार्थ भी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि इनमें आवेश तो जाता है लेकिन पता नहीं चलता है। इसलिए इसको हम माइक्रोस्कोप से जब देखें तो इसमें दिखता है क्या, परमाणु दिखते हैं। तो परमाणु की जब जानकारी ली गई तो इसमें यही पाया गया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं बाहर वही आवेश को लेते हैं, फिर जाते हैं दे देते हैं, आवेश लेते हैं इलेक्ट्रॉन, आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, फिर जाके दे देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि खाली इलेक्ट्रॉन जाता है और बैटरी से आवेश लेकर बल्ब के पास जाता है और जला देता है, फिर खाली इलेक्ट्रॉन हो जाता है और फिर लेके जाता है आवेश को, फिर जला देता है। तो इसी प्रकार विद्युत का जो संचरण है वह इसी प्रकार होता है। लेकिन एक बात है कि विद्युत धारा का प्रवाह इस दिशा में होता है, इस यहाँ से यहाँ की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यहाँ से यहाँ की ओर होता है, यानी कि ये इस साइड होते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह इस साइड से होता है। तो यानी कि विद्युत धारा किसी विशेष क्षेत्र में एकांक समय में प्रवाहित आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि किसी विशेष क्षेत्र, मान लीजिए ये विशेष क्षेत्र मान लेते हैं, क्षेत्र में एकांक समय में किसी समय, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो समय है उसको हम मान लेते हैं 1 सेकंड। समय में प्रवाहित आवेश के प्रवाह को, प्रवाहित आवेश मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो आवेश प्रवाह हुआ इसको हम लोग आवेश बोल देते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा इन दोनों को मिला के बोलते हैं। यानी कि किसी समय में आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। यानी कि विद्युत धारा हमारा बराबर होता है आवेश बटा समय के, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को, दर माने समय को ही हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं।
अब जैसे कि इन सब का न्यूमेरिकल करना होता है, इसके आधार पर हम इनको शॉर्टकट में लिखने के लिए अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी के किसी अक्षरों का प्रयोग करते हैं, यानी कि शॉर्टकट में लिखने के लिए। जैसे विद्युत धारा को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कहीं पे भी आई लिखा हो उसका अर्थ हो गया कि विद्युत धारा है। अब विद्युत धारा बराबर होता है किसके? आवेश बटा समय के। आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, और समय को आप सबको पता ही है T से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये एक सूत्र बन गया कि I इक्वल टू Q/T। ये फर्स्ट इक्वेशन आप समझ लीजिए, इसको याद करना आवश्यक है। और सब की अपनी इकाई होती है, जैसे कि विद्युत धारा की इकाई, आवेश की इकाई और समय की इकाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवेश की इकाई। आवेश की इकाई होती है कूलाम, जिसको हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं कूलाम। और समय को आप सब जानते हैं कि इसकी इकाई होती है सेकंड, जिसको हम लोग T से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत धारा की जो इकाई होती है वह होती है एम्पियर होती है, उसकी इकाई एम्पियर होती है, जिसको A से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी इकाई है एम्पियर, जिसको A से प्रदर्शित करते हैं। आवेश Q से प्रदर्शित होता है, जिसकी इकाई है कूलाम, जिसको C से प्रदर्शित करते हैं। और समय को T से प्रदर्शित करते हैं, आप जानते हैं, जिसकी इकाई है सेकेंड। और ये सूत्र के बारे में हम सबको पता ही है कि I बराबर Q/T। ये क्यों है? क्योंकि जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो वो कितना प्रवाहित हुई उसको बताने के लिए हमको ये सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है कि Q/T, यानी कि आवेश किसी समय में, इतने समय में कितना आवेश गया, उसी को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। इसलिए और एक चीज़ कि विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा कहाँ पे है? इधर, और विद्युत धारा का प्रवाह इधर से है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा इधर है लेकिन विद्युत धारा की दिशा इधर होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों के दिशा के विपरीत में विद्युत धारा की प्रवाह होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि आवेश जो होता है, मान लीजिए कोई आवेश यहाँ से यहाँ तक इतना आवेश प्रवाहित हुआ किसी समय में, तो विद्युत धारा बन गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आवेश प्रवाहित हुआ, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक के इसके वायर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही दिखाना है। तो आवेश को हम लोग जानते हैं कि आवेश को हम लोग कूलाम में प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि एक कूलाम में, मान लीजिए एक कूलाम है आपके पास, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक कूलाम है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक कूलाम है, तो एक कूलाम जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, यानी कि इसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि मिलकर एक कूलाम बना हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं एक कूलाम बराबर होता है 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि एक कूलाम में 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि अगर हमने माना था यहाँ से यहाँ तक एक कूलाम है, तो इसके अंदर 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो यानी कि एक कूलाम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो मान लेते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, मात्र एक इलेक्ट्रॉन को अगर लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कितना पार्ट आता है, कितने सारे इसमें कूलाम आ जाते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने सारे कूलाम आ जाते हैं। यानी कि हमने एक कूलाम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन को हमने देखा है। अब हमने अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को, उसमें से मात्र एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, तो उसमें कितना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन आएंगे, थोड़ा सा आवेश यानी कूलाम आएंगे, थोड़ा सा कूलाम आएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसमें कितना सारा कूलाम होता है, यानी कि
एक इलेक्ट्रॉन में कितने सारे गुलाम होते हैं। तो उसमें होते हैं 1.6 गुणते 10⁻⁻19 गुलाम। यानी कि इसी एक इलेक्ट्रॉन में इतने ही गुलाम होते हैं, यानी कि बहुत छोटी इलेक्ट्रॉन से भी छोटे इतने गुलाम होते हैं। ठीक, ये बड़ा है, ये छोटा है। अब इनको हम डिटेल में अगले वीडियो में जानेंगे।